ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं ओएम का दिसंबर 24 का पेपर रिव्यू। अगर आपको ये मेरा पेपर सॉल्व किया वाला चाहिए तो आपको एसजीसी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में जाना है, वहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो नोट्स ड्राइव में भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पेपर बहुत स्टैंडर्ड पेपर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से आप करके आ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले एमसीक्यूज है। द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड एंड इन द प्रोडक्ट डिजाइन और इन डिलीवरी शेड्यूल्स इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज, इसको अपने बोलते हैं एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। अडेप्ट क्विकली, ओके। अडेप्ट क्विकली वर्ड मतलब ही एजाइल, ओके। तो ये एसएम का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, which one of the following is associated with configuration of departments, work centers and equipment and machinery with focus on the flow of materials or work through the production system? तो ये फैसिलिटी लेआउट आंसर होगा और ये आपका ओएम थ्योरी से आ गया, थ्योरी पार्ट से। ठीक है, इसका आंसर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो लेआउट है। जोग्राफिकल लोकेशन होता है तब लोकेशन होता है। नेक्स्ट, इन विच one of the following phases of the life cycle organization gets engaged in aggressive promotion and pricing program? ये वर्ड aggressive मतलब maturity phase है, तो ये भी आपका लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ थ्योरी क्वेश्चन आया। फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मैंने क्या बोला था, स्टॉक रिलेटेड एक वर्किंग आ ही रहा है। स्टॉक रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है बट एक वर्किंग आ ही रहा है किसी न किसी तरीके का, इसको अच्छे से करना है। Annual carrying cost is 3.6 per unit and total carrying cost is 9,000 per annum. If there is no safety stock of material ZB, what will be the EOQ for ZB? तो EOQ का फॉर्मूला से √2 by C से करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे AOC का डिटेल ही नहीं है। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ दिस इज कॉल्ड एज C। देन टोटल कैरिंग कॉस्ट 9,000 पर एनम दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज Q/2 into C, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CC पर यूनिट पर एनम। तो बस Q/2 इंटू C इज इक्वल टू आपको मालूम है 9,000, तो आप यहाँ पे अगर बैठाओगे आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें C का वैल्यू आपको मालूम है, Q आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जूज लिमिटेड, a manufacturing firm, has 4 work centers A, B, C and D with individual capacities in units per day as shown in the figure below. So ये bottleneck का सम है, जो लीस्ट है वही पॉसिबल आउटपुट है, उसी को सिस्टम कैपेसिटी बोलते हैं। तो सिस्टम कैपेसिटी इनमें से लीस्ट कौन सा 360 है, तो दैट इज एस्टिमेटेड आउटपुट 360 नहीं सॉरी 340 है। एस्टिमेटेड आउटपुट इज 340 एंड एक्चुअल आउटपुट एज यू कैन सी इज गिवन हियर 300। तो एफिशिएंसी पूछ रहा है, इट इज सपोज टू बी एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट। तो आंसर आ रहा है 88.23। अगर आप 300/340 करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो OM प्रैक्टिकल से भी MCQ आ रहे हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, अब सीमेंट फैक्ट्री ऑफ सिटकॉन इन मध्य प्रदेश वर्क 7 days a week in 3 shifts per day having maintenance in the first shift of around 2 hours। तो 7 दिन चलता है, 3 शिफ्ट पर डे और फर्स्ट शिफ्ट में मेंटेनेंस होता है 2 घंटे का। इट हैज़ रफली 100 वर्कर्स विच प्रोड्यूसेस ओनली पोजोलैनिक प्रॉपर्टी सीमेंट बेटर नोन एज PPC। द आउटपुट पर मंथ इज अराउंड 2500 टन्स ऑफ PPC। व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर? तो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर मतलब होता है आउटपुट पर एम्प्लॉई, आउटपुट बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आउटपुट है हमारा 2500 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 100, तो इन दोनों से ही आंसर आ जाएगा 25 टन्स, दैट्स इट। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी सम में प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी रेशियो पूछ रहा है, और डिपेंड करता है कि डिटेल किस तरीके का दिया हुआ है। तो भी प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ MCQ आ गया। 7 नंबर में आओ, देखो ये ओम थ्योरी से है, क्वालिटी वाला एक ना एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है बार बार, ISO से जुड़ा हुआ।
तो बोल रहे डिज़ाइन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन सर्विसिंग से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका 9001 होगा। ये डायग्राम मैंने वापस मैट से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया सो दैट आपके दिमाग में बैठे। आप देखो डिज़ाइन से लेके सर्विसिंग तक पे 1 है, प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन पे 2 है और खाली प्रोडक्शन पे 3 है। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में जून 24 में वहाँ पे वर्ड ट्रेनिंग लिखा हुआ था, तो हमने 9004 चूज़ किया था अपना आंसर। फिर दिस डैश प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डेटा फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स ऑफ चेंज, तो इसका आंसर होगा पेस्टल। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मैट में जब वर्ड दिखेगा तो मिलेगा, एक लाइन मिलेगा इसके ऊपर। तो ये बहुत अजीब सा बनाया हुआ था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इसमें ना मिस्टेक हो सकता है। की ड्राइवर्स ऑफ चेंज में बहुत बच्चे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मार्क कराते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लोजली एसोसिएटेड विद रेड ओशन, यहाँ पे वर्ड कैन नॉट नहीं दिखता है, तो रेड ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ब्लू ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ब्लू ओशन क्या करता है, बीट द कंपटीशन, नहीं वो कंपटीशन से लड़ता नहीं है। मेक द वैल्यू कॉस्टेड ऑफ, नहीं वो भी नहीं दिमाग लगाता। मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट, यस ब्लू ओशन ये करता है। तो ब्लू ओशन से जो जुड़ा हुआ वो लाना है, क्योंकि रेड ओशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये भी एसएम का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डैश रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग बिजनेस कल्चरल चेंजेस। कल्चर चेंजेस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिजिटाइजेशन इज बेसिकली बस कन्वर्जन, एक एक्टिविटी है, टास्क है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरा कल्चरल चेंज होगा, तो ये भी एसएम से आ गया। फोरकास्टिंग द वेदर इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई है, तो उसमें नैरो एआई इसका आंसर होगा। अब ये अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है मतलब आप ठीक से इंस्टीट्यूट मैट पढ़ नहीं रहे हैं। इंस्टीट्यूट मैट में एआई का जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग पेज में आपको इसके बारे में एग्जाम्पल्स दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 12 में, ये भी कहाँ से है, ये भी एसएम से ही आया एक तरह से। फिर आते हैं विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंटली अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, बुक्स एंड मैगजीन, प्रिंटिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो इसका आंसर है ब्लॉक कंट्रोल। अब इस पर भी एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, आप अगर इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने एक बार इसका स्नैपशॉट किताब से उठा के यहाँ पे एक बार डाला कि क्या क्या टाइप ऑफ कंट्रोल होते हैं। ब्लॉक कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लोड कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल, स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, बैच कंट्रोल, ये ऑल डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अगर आप देखोगे लोड कंट्रोल में बॉटलनेक वाला बात है, फ्लो कंट्रोल में आपका पेट्रोलियम, केमिकल, ग्लास एंड सम एरियाज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल लग रहा है। ऑर्डर कंट्रोल में कॉमनली यूज इन कंपनीज विथ जॉब लॉट शॉप्स, ठीक है। ऑर्डर कम इन टू शॉप फॉर डिफरेंट क्वान्टिटीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट, डिफरेंट क्वांटिटीज़ फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे। बैच कंट्रोल में फूड प्रोसेसिंग वाला ही आपको यूज़ करना है। बैच कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्जांपल्स ऑफ ईच अपार्ट फ्रॉम द नेम। ब्लॉक कंट्रोल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल में, बुक्स में, मैगजीन, प्रिंटिंग में, तो हमारा देखो यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोल का वर्ड मैच हो रहा है। फिर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज टिपिकली डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जब आप प्लानिंग करते हो तब आप अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से बेसिकली एक्टिविटी और उसका रिलेशनशिप्स वगैरह डिटरमाइन करते हो। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ये एसएम से आया, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आप वैसा ही स्ट्रेटजी बनाएंगे विच इज़ फोकसिंग ऑन इफेक्टिवनेस, इट रिक्वायर्स मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग एक्शन, इट इज़ प्राइमरली ऑन ऑपरेशनल प्रोसेस। ऐसा नहीं है, ऑपरेशनल तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता ही नहीं है, तो ये तो एकदम ही रिजेक्ट हो गया। तो इसका आंसर आपका फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस। अगर आपने पढ़ा है इसका थ्योरी तो आपको मिल जाएगा। फिर एसएम का ही एक और क्वेश्चन आ गया, ये वैल्यू चेन एनालिसिस से आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इनपुट से जुड़ा हुआ जब सारा काम हो रहा है तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में वही चीज़ आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इस बार एसएम से ज़्यादा आ गया, 1 2 3 4 5 6 एसएम से भर के दे दिया थ्योरी, मतलब एमसीक्यू 7, माय गॉड इतना एसएम से आ गया 7। ओएम से कितना है, ओएम थ्योरी से अगर आप देखें 1 2 3 4 5, तो थ्योरी से आया 5, तो बाकी प्रैक्टिकल से आया ओएम का मात्र 3। तो आप समझ पा रहे हैं इम्पोर्टेंस
अगर आप एसएम नहीं पढ़ोगे ठीक से, खाली ओएम के भरोसे जाओगे तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। तो कम से कम एसएम का एमसीक्यू तो अच्छे से करना पड़ेगा। और एमसीक्यू आप सोच रहे कि जो आ रहा था वही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कभी भी नया कोई लाइन को पकड़ के बना देगा, जो आ रहा है उसमें से 50% मैच हो जाएगा, बट कुछ 50% नया भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, सेक्शन बी है। इसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। तो नॉर्मली पहला 2 नंबर तो पूरा थ्योरी होता है, वो ओएम थ्योरी से ही आता है। तो अगर आप ओएम थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो ये आप करेंगे, और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और थ्योरी का अलग से मैराथन वीडियो डाला हुआ आपको मालूम है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, खाली वीडियो डालने से काम नहीं होगा, वीडियो को पढ़ना पड़ेगा, उसको पॉइंट्स बना के याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली अवॉइड करना चाह रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि हम तो ओएम थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो ऊपर एमसीक्यू में फंस जाएंगे। चलो ठीक है, एमसीक्यू पढ़ लेंगे थ्योरी का, कोई बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप ओएम थ्योरी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एनी 5 सोचना पड़ेगा। तो एनी 5 सोचने के लिए और एक क्वेश्चन छोड़ना अलाउड है। आप बोलेंगे ओएम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो 3 नंबर भी छोड़ दीजिए, उसमें भी एक थ्योरी है। तो रेस्ट आपको सब करना पड़ेगा फिर, और एसएम फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बचाव नहीं है कि थ्योरी अगर ओएम का छोड़ोगे तो एसएम पूरा पढ़ो, और एसएम पूरा पढ़ोगे तो ओएम का थ्योरी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने वही बात घुमा के बोल दी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एसएम छोड़ दोगे तो काम बनेगा क्या। तो एसएम का एमसीक्यू तो करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू तो छोड़ने का कोई सवाल होता ही नहीं है। तो आप एसएम का कितना क्वेश्चन देख रहे हो, एसएम का प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे ना 3 क्वेश्चन है, लास्ट में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8। तो एसएम पूरा छोड़ने से आपका 4 ही अटेम्प्ट होगा, तो एसएम पूरा छोड़ने से भी काम नहीं बनेगा, समझ गए। ओएम थ्योरी पूरा छोड़ सकते हैं, बट एमसीक्यू कर लो, लेकिन फिर एसएम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और फिर जो आएगा वो सब बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ऐसा स्ट्रेटजी बना के आपको अपना प्रिपरेशन करना है। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला सवाल 2A, द प्लांट लेआउट सिलेक्टेड इज इन कन्फॉर्मिटी विथ लेआउट प्रिंसिपल शुड बी एन आइडियल वन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अलाइन दोज प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट आपसे पूछा जा रहा है, अलाइन दोज विथ प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। सो व्हाट आर द प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स। तो अगर आप पढ़े हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ट्रैवल कम करना पड़े विद इन द डिपार्टमेंट, एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाना आना कम हो, सीक्वेंस में हो, यूसेज के हिसाब से लेआउट हो, कॉम्पैक्ट हो, सेफ्टी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, कभी कुछ चेंजेस करना हो तो, और इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़े। तो ऐसे मैंने पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स उठा के यहाँ पे लिख दिए, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए। बट ऐसे आपको अभी कोई पहली बार जान के काम हो जाए और सेम क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। What is design thinking? Briefly discuss 5 stages of design thinking. The design thinking is about basically innovating the new design to fulfill the customer requirements. अब इसका स्टेजेस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आप रिसर्च करते हो, जिसको वर्ड दिया हुआ एम्पैथाइज। फिर आप नीड आइडेंटिफाई करके बेसिकली कौन सा प्रॉब्लम पे काम करोगे उसको डिफाइन करते हो। फिर उसका सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो, जिसको आइडिएट बोलते हैं। फिर उसका आइडियाज़ से एक सैम्पल सॉल्यूशंस, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। और फिर टेस्ट करते हो मार्केट में ले जाके कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट 3A में आते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फुलफिल्स इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन द सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इश्यूज विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट अपेंड दोज इश्यूज। तो इश्यूज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या, और बोल रहे 10 पॉइंट लिखना है आपको, एनी 10। तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट लिखने का कोशिश किया कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जब करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ सोचना पड़ता है कि मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, स्टेटस ऑफ ऑर्डर क्या है, कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का अभी कितना है, टूल्स क्या क्या लगेगा, मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैसे होगा, अप टू डेट रिकॉर्ड्स रखना है, स्टॉक मेंटेन करना है, इशू करना है टाइमली परचेज रिक्विजिशन। ऐसे करके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिलेटेड जितना एक्टिविटीज़ है उसमें से 10 एक्टिविटी हमने बता दिया, ठीक है। तो ये आप और भी बता सकते हैं, अभी 10 ही पूछा तो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्यों बताना। अभी ये मन से लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा आपको, उसी लिस्ट को याद करना पड़ेगा, उसमें से लिखना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ
एक बार देखने से लगता है हाँ ये सब प्रोडक्शन प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, बट ये पॉइंट्स मतलब इश्यूज बोलने से क्लिक करना चाहिए ना दिमाग में, तो पढ़ने से होगा। मैं अभी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी का अलग से वीडियो आप उसको देखेंगे आपका काम होगा, ठीक है। तो ओ एम थ्योरी का ये क्वेश्चंस फिक्स्ड है 2AB और 3A, ठीक है। फिर 3B तभी कर पाओगे अगर आप 3A करने लायक हो। अगर 3A यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चैप्टर पढ़ के आओगे तो कर पाओगे। तो ये फोरकास्टिंग से 3B आया है और इजी क्वेश्चन आया है, इसको देख के अगर मुंह में पानी आ रहा है तो 3A के लिए कुछ तो लिख के आना। एग्ज़ाम में ना कभी भी अगर कोई चीज़ नहीं आता हो और मजबूरी से 3B करना ही पड़ रहा है तो 3A का कुछ ना कुछ जरूर करके आना, मतलब जो मन में है वो लिखाना। जीरो ही तो मिलेगा, ऐसे भी जीरो ही मिल रहा था, क्या पता कुछ 4-5 पॉइंट आपका मैच ही हो जाए। तो यहाँ पे क्या है भैया, आपको डे टेम्परेचर दिया हुआ है और डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम दिया हुआ है, मतलब ये कैजुअल रिलेशनशिप वाला समय है। कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें लीनियर रिग्रेशन सेट करने बोल रहा है वाई ऑन एक्स, तो एक्स और वाई का वैल्यू मालूम है। फिर बोल रहा है आपको ट्रेंड वैल्यूज़ ऑफ डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ 32 एंड 42, यानी कि ट्रेंड वैल्यू ऑफ डेली सेल्स मीन्स वाई का वैल्यू निकालना है व्हेन एक्स इज़ गिवन। और थर्ड केस में क्या है, एस्टिमेट द एवरेज डे टेम्परेचर फॉर डेली सेल ऑफ आइसक्रीम ऑफ 60,000। तो ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये y है, ठीक है। आपको x निकालना है, टेम्परेचर माने x निकालना है, तो हो जाएगा। इक्वेशन वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया जाता। तो एनीवे आपको क्या करना है भी, x का वैल्यू y का वैल्यू लेना है। लीनियर रिग्रेशन के लिए आपको याद होगा दो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए कुछ कॉलम्स लगेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस में हम लोग नॉर्मली कोई ओरिजिन और स्केल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्स का वैल्यू ऑलरेडी छोटा छोटा है। जब फोरकास्टिंग करते हैं टाइम सीरीज़ में तो उसमें ईयर को एक्स बनाते हैं, वो ईयर बड़ा बड़ा वैल्यू होता है, उसको छोटा करने से ही सम सॉल्व करना ईजी होता है, इसीलिए वहाँ पे ओरिजिन स्केल यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो एक्स और वाई आपने कॉपी कर लिया क्वेश्चन से, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन कैलकुलेट करके टोटल कर लिया, और मैंने यहाँ पे इक्वेशन देके आपके लिए सॉल्व कर दिया है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में बैठाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में बैठाएंगे तो ये वैल्यूज़ आ रहे हैं, और फिर ए बी सॉल्व नहीं हुए, ए बी को लेके फिर से इक्वेशन में डाल के सॉल्व किया तो ए और बी का आंसर आ गया, तो एक इक्वेशन बन गया विच इज़ वाई इक्वल टू -30 + 2x। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है कि x का वैल्यू अगर 32 42 तो y का वैल्यू क्या होगा, तो इसी क्वेश्चन में बैठाएंगे आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि y का वैल्यू अगर 60 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो सॉल्व करके आंसर आ गया। तो कोई बहुत हार्ड नहीं था, बट इसको कर पाने के लिए तो 3A करना पड़ेगा ना। तो ये एक आपको प्रिपरेशन करके आना है, मतलब आप खाली फोरकास्टिंग पे रिलाई होकर जा रहे हो, पता चला थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, तो फोरकास्टिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। जितना ही ये टेम्पटिंग हुआ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 4A को देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये OM का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट चैप्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको असाइनमेंट चैप्टर आता है तो आप आराम से कर लेंगे। कैसे पता चलता है, हमेशा क्वेश्चन को ना पहले रिक्वायर्ड पे अच्छे से पढ़ते हैं कि एनालाइज एंड असाइन द जॉब्स टू अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्टर्स टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कॉस्ट ही दिया हुआ है, इन 1000 ऑफ रुपीज़ आर गिवन बिलो। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब असाइन करना है, एकदम क्लियर बैलेंस प्रॉब्लम है, सबसे इजी प्रॉब्लम, आराम से अपने कर सकते हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कौन सा जॉब देंगे। तो इसको मैंने शुरू तो किया है एक बार यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने के पहले कि रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 4 है तो बैलेंस प्रॉब्लम है। रो मिनिमाइजेशन किया, यानी हर रो से जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे कि ये उसको सबसे सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखा, ठीक है। अब अपने से ट्राई करना, तब समझ में आएगा। फिर कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या करना है हम लोग को, ये सारा जो यहाँ पर दिया हुआ है इन सब में से जो कॉलम में मिनिमम है उसको सबसे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो जैसे 0 है तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो माइनस करके लिखा, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे 7 है, तो ये आपका रिजल्ट आया। फिर लाइन ड्रॉ किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 है, तो 1 या 2 और एक यहाँ पे 3, तो n इक्वल टू
3 करके नॉट ऑप्टिमम आया। अब नॉट ऑप्टिमम आया तो एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के लिए अनकवर्ड में सबसे छोटा देखो, अगर देखे तो 2 है, उसको लेकर सारे अनकवर्ड से माइनस करना है, कवर्ड पे कुछ नहीं करना है और जंक्शन पे ऐड करना है। तो इसका वैल्यूज़ क्या आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, 4, 28, 0, 6, 0, 0, 25, 34, 0, 5, 31, 15, फिर 2, 0, 3, 0। So from this what we can find out is सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ दिख रहा है, 2 ज़ीरो जहाँ दिख रहा है पहले उधर लाइन ड्रॉ कर दो। फिर आप देखो 2 ज़ीरो अगर पकड़ के कहीं पे भी ट्राई करते हैं तो यहाँ पर 4 लाइंस लग ही रहा है, तो n इक्वल टू 4 है, देयर 4 ऑप्टिमम। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, बॉक्सिंग द ज़ीरोज़। तो बॉक्सिंग करने के लिए 4, 28, 0, 6, 0, 0, 25, 34, 0, 5, 31 और 15, 2, 0, 3, 0। तो अकेला ज़ीरो कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ अकेला नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है तो ये कैंसिल, फिर इधर पे नहीं दिख रहा, ऊपर में आ गया, इधर दिख रहा है तो ये कैंसिल और इधर। तो इन सब से ऑप्टिमम असाइनमेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। दिस इज़ द आंसर कि आप किसको क्या देंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, जॉब्स हैं ABCD। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर 1, 2, 3, 4 को लेंगे तो जॉब्स जो दे रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर और जॉब, वो CBAD आ रहा है, CBAD। तो इसका जब आप कॉस्ट देखकर कॉपी करोगे तो टोटल 139 मिलेगा एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो दिस इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, बेसिकली द फाइनल आंसर। कॉन्ट्रैक्टर लिखा 1, 2, 3, 4 और जॉब नंबर यहाँ से बॉक्स से देख के लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट क्यों है पता नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 CBAD, कॉस्ट अगर आप देख के ऐड करोगे 139 आ रहा है। हो गया, इजी क्वेश्चन है। तो 4B इज ऑल्सो 4A इज ओवर, 4B में आता है। तो 4B किसके बारे में, कोई इंटीरियर डेकोरेटर बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रायर एग्जैक्ट क्वांटिटीज परचेज एवरी डे एंड कंज्यूम, मैनेजमेंट ऑफ डिमांड्स वांट्स टू सिमुलेट द डिमांड ऑफ द ड्रायर। तो सिमुलेशन का क्वेश्चन है ना, सिमुलेशन का क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड पढ़ के समझ में आता है। यूजिंग द फॉलोइंग जनरेटेड रैंडम नंबर्स इन सीक्वेंस जनरेट द डिमांड ऑफ ड्रायर्स फॉर नेक्स्ट 10 days, असेस द एवरेज डिमांड ऑफ ड्रायर पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिमांड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और आपको क्या करना है, और आपको सिमुलेट करके देना है 10 days के लिए। तो नंबर ऑफ डेज से पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, ठीक है, और फिर एक टेबल बनाते हैं हम लोग जिसको अपने बोलते हैं स्टेप नंबर 1 में रैंडम इंटरवल टेबल। और ये सिमुलेशन का वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एवरेज डिमांड ही निकालना है, कुछ करना ही नहीं। तो रैंडम इंटरवल पहले निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कॉलम बनाएंगे डेली डिमांड का, नंबर ऑफ डेज का कॉलम भी कॉपी करेंगे, उसके बगल में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विच विल बी दिस बाय टोटल। टोटल अगर आप देखोगे तो 100 आ रहा है, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, आप देखिए टोटल 100 आ रहा है। तो 20/100 0.2, 30/100 0.3, लाइक दिस प्रोबेबिलिटी आ गया। फिर क्यूमुलेटिव कर लिए, इंटू 100 कर लिए। फिर रैंडम इंटरवल आप सजा सकते हैं, पहला वाला में 0, 0 डाल दिया, दूसरा वाला बस नीचे नीचे कॉपी करो, 20, फिर 50, फिर 70, फिर 80, फिर 86, फिर 90, फिर इसमें से एक एक माइनस करो, विच इज़ 19, विच इज़ 49, विच इज़ 69, विच इज़ 79, which is 85, which is 89, which is 99। तो अब इस इंटरवल के हिसाब से एक वर्कशीट बनेगा, सिमुलेशन वर्कशीट, जिसमें रैंडम नंबर्स देखकर, ये वाले रैंडम नंबर्स देखकर हम लोग डिमांड सिमुलेट करेंगे। तो हम लोग ऐसे सीरियल नंबर लिख देते हैं, यानी कि बेसिकली डे है, सीरियल नंबर यहाँ पे डे है, फिर रैंडम नंबर है, फिर सिमुलेटेड डिमांड है, और फिर उसी का एवरेज करने वाला है, दैट्स इट। तो डे में 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। रैंडम नंबर क्या है? 3, 23, 36, 93, 69, 43, 87, 51, 11, 08। डिमांड 03 पे क्या आ रहा है? 03 पे आ रहा है 03 पे आ रहा है 0। फिर 23 पे क्या आ रहा है? 1। 36 पे भी आ रहा है 1। 93 पे आ रहा है लास्ट वाले से 6। 69 पे आ रहा है 3। नहीं, 69 पे 2। 69 तक यहाँ पे है ना, तो 69 पे थर्ड वाले पे 2। 43 पे क्या आ रहा है? 43 पे 1। 87 पे क्या है? 5। 87 पे है 5। फिर 51 पे क्या है? 51 पे 2। फिर 11 पे क्या है? 11 पे है 0। फिर 8 पे क्या है? 8 पे है 0। बस एवरेज कर लो। 6, 7, 8 to 10, 11, 5, 16 to 18 आ रहा है, तो एवरेज आ गया 1.8। हो गया। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5A देखते हैं। 5A OM प्रैक्टिकल का है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या आप ग्रुप रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, उससे भी कनेक्टेड बोल सकते हैं, एक ही बात है। बट एक गुड क्वेश्चन है ना। इसका जो वन ऑफ द प्रीमियम क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ये वाला। सो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी के पास 1000 इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स है और उसका मोर्टेलिटी मतलब रेट ऑफ फेलियर दिया हुआ है, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, एज एट फेलियर और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इफ द ट्यूब्स आर ग्रुप रिप्लेस, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज 150 per tube. Group replacement can be done at fixed interval in the night shift when the computer is not normally used. ठीक है। Replacement of individual tube which fail in service cost 600 per tube. तो individual replacement का cost है 600. Assume that tubes that fail during the period are replaced just before the end of the period. मतलब जब जब जो रिप्लेसमेंट का ज़रूरत होगा तब तब तो वो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इस पीरियड में जो फेल हुआ वो इस पीरियड के एंड में रिप्लेस हो जाएगा। और ये अजम्पशन नॉर्मल सम्स का अजम्पशन है, हर सम में यही सोचते हैं। फिर actual percentage of failure during a period for a subpopulation of the tubes with the same age is the same as expected percentage of failure during the period for that subpopulation. The actual percentage of failure और expected percentage of failure same है, तो ऐसे ये probability of failure जो दिया हुआ है ये expected है, तो expected ही actual है, बस यही बोल रहा है, इतना सही बात बोल रहा है, तो उससे अपने सम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है एनालाइज करो नंबर ऑफ ट्यूब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी पीरियड। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी पीरियड जब बोल रहा है, इसका मतलब ये एवरेज नंबर ऑफ ट्यूब्स आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पार्ट 1 कैसे करेंगे वो आपको याद है, इलैप्स टाइम वाला जो सम होता था वैसे करेंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ ट्यूब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी पीरियड, तो एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स पता करना पड़ेगा एवरी पीरियड। और आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ नंबर ऑफ फेलियर्स के हिसाब से तो दिया हुआ नहीं है, या तो पीरियड और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पीरियड और प्रोबेबिलिटी वाला सम याद है आपको मेंटेनेंस मैनेजमेंट में, वैसा सम है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा जैसे कि एवरेज पीरियड इलैप्स्ड पर फेलियर, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, याद है इलैप्स्ड मंथ वाला सम्स वैसा है ये, एवरेज पीरियड इलैप्स्ड per failure, तो that will be equal to basically the life of the tube। तो एक पीरियड के बाद ये प्रोबेबिलिटी है, 2 पीरियड के बाद ये प्रोबेबिलिटी, तो 1 into 0.1, 2 into 0.26, इसको मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। तो ये आ रहा है 0.1 m plus 2 into 0.26 m plus 3 into 0.35 m plus 4 into 0.22 m plus 5 into 0.07 m प्लस सब जोड़ के आ रहा है 2.9। ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू पीरियड इंटू प्रोबेबिलिटी का टोटल, तो दैट इज कमिंग 2.9 पीरियड्स। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ दिस टू गेट द फाइनल टोटल एज 2.9। सम इज इक्वल टू 2.9।
ओके, तो ये 2.9 पीरियड इज द लाइफ ऑफ वन ट्यूब. ऑलराइट, सो what number of failures we can expect, average number of failures or tubes to be replaced will be equal to, अगर 2.9 पीरियड्स में एक फेलियर हो रहा है तो अपने पास एक पीरियड में कितना फेलियर होगा. तो यू हैव टू फाइंड पर पीरियड. क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरी पीरियड. एवरी पीरियड मतलब क्या हुआ, एवरेज फेलियर पर पीरियड निकालना है. ये मीनिंग अगर समझ में आएगा तभी कर पाएंगे. एवरेज फेलियर पर पीरियड निकालना है, एवरेज फेलियर पर पीरियड. सो नंबर ऑफ फेलियर्स और ट्यूब्स टू बी रिप्लेस्ड पर पीरियड आपको निकालना है. तो अगर 2.9 पीरियड में पर फेलियर हो रहा है, दिस इज पर फेलियर, तो एक पीरियड में कितना फेलियर होगा. समझो 2.9 पीरियड्स में वी आर हैविंग वन फेलियर, तो वन पीरियड में कितना फेलियर होगा, दैट इज 1/2.9 एंड दिस इज इक्वल टू, यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू वन ट्यूब ना. एंड देयरफॉर फॉर 1000 ट्यूब्स क्या होगा, अपने पास टोटल में 1000 ट्यूब्स है, तो इट विल बी इक्वल टू 1000/2.9. तो 1000/2.9 अगर किया जाए तो इट इज कमिंग 344.83, दैट इज से 345 फेलियर्स आएंगे. ओके, तो देयरफॉर 345 फेलियर्स का इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं एक तरह से वर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिंपल रखते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो क्या होगा, 345 इंटू पर रिप्लेसमेंट 150, तो 345 इंटू 150 कर रहे हैं. हमें करेक्ट 150 सही बोला क्या, नहीं 600, सॉरी 600, 345 इंटू 600 ये आ रहा है 2,07,000. सो दिस इज बेसिकली यू कैन से ब्रेक डाउन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक तरह से कि फेलियर हुआ और हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर ये वाला टाइप का समय ये क्लिक नहीं करता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एक ऐसा नहीं लिखा इलैप्स टाइम पर फेलियर, ऐसा अगर लिख देता तो आप समझ जाते. ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो सम करने का हैबिट है वो ये वाला वर्ड से करने का हैबिट है. यहाँ पे बस वर्ड को चेंज कर दिया, पीरियड लिख दिया, ये एज को कुछ भी लिख दिया तो उससे घबराहट हो जाती है कि इससे क्या करना है. तो आपको फर्स्ट पार्ट के लिए पूछा क्या, नंबर ऑफ फेलियर्स पर पीरियड पूछा है. ठीक है, तो पहले तो पता करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है. बट जो एक्सपेक्टेड नंबर आ रहा है वो तो पीरियड का आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड पीरियड पर फेलियर क्या है वो पता किया. तो अगर पर फेलियर 2.9 पीरियड है तो एक पीरियड में कितना फेलियर हुआ, तो 1000 के लिए कितना होगा तो पता कर लिया, आंसर आ गया. राइट, तो क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ ट्यूब्स, अच्छा यही पूछा था पार्ट 1 में, नंबर ऑफ ट्यूब्स पूछा था तो 345 आंसर है. सेकेंड पार्ट में बोला है फेलियर कॉस्ट ऑन एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ये पार्ट 2 में पूछा है. फेलियर कॉस्ट जिसको ब्रेक डाउन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे, एक तरह से वो एक तरह का इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही होता है जो फेलियर से जुड़ा हुआ कॉस्ट है. ब्रेक डाउन कॉस्ट को फेलियर कॉस्ट भी बोलते हैं, यही फेलियर कॉस्ट है. फेलियर हुआ तो रिप्लेसमेंट किया, तो ब्रेक डाउन कॉस्ट या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो आपका 2,07,000 आ रहा है. फिर पार्ट 3 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट इंटरवल कंपनी शुड रिप्लेस ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस इंटरवल में हम सारे ट्यूब्स को रिप्लेस कर दें. तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव का बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रिवेंटिव मतलब हो रहा है ग्रुप रिप्लेसमेंट एज पर द क्वेश्चन. तो ग्रुप रिप्लेसमेंट का हम लोगों को वर्किंग करना, आपको याद होगा वो मैजिकल टेबल से सीखा हुआ है. मैजिकल टेबल क्या कहता है कि इस तरफ पीरियड लिख लो, फिर जितना ट्यूब्स है उससे वर्किंग स्टार्ट करो, पीरियड इधर भी लिख लो इधर भी लिख लो, उसके नीचे प्रोबेबिलिटी लिख लो यहाँ पर, और फिर जितना ट्यूब्स है उससे वर्किंग स्टार्ट करो
और फिर 1000 इंटू 0.1 करके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकालो, फिर इस 100 को यहाँ पे डालो, फिर 100 इंटू 0.1 और 1000 इंटू 0.26 करके ये वैल्यू निकालो, फिर इसको यहाँ डालो एंड सो ऑन करके आप ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, विच इज़ इक्वल टू जो भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट है इंटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ रहा है। फिर ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आया, बट जब तक हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट चलता रहेगा। तो क्या तो हम लोग पीरियड 1 में इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करेंगे तो उस समय हमारा 100 तक इंडिविजुअल रिप्लेस हो गया, और पीरियड 1 में ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो हमारा 1,50,000 150 के हिसाब से कॉस्ट आएगा। तो दोनों मिला के जो टोटल कॉस्ट आएगा वो अपने को पता चल गया, और उससे एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, वो आ रहा है अभी एक ही पीरियड का तो 210। अब या तो फर्स्ट में नहीं करेंगे तो सेकंड में करेंगे, सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, सेकंड में करेंगे तो क्यूमुलेटिव रिप्लेसमेंट तब तक 370 का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में ग्रुप रिप्लेसमेंट किए नहीं, तो सीधा सेकंड में करेंगे तो सेकंड तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो 370 इंटू आप 600 करेंगे तो ये आ रहा है 2,22,000, और 2,22,000 के साथ ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो 150 आएगा। तो दोनों मिला के टोटल कॉस्ट आएगा 372। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट डबल क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये जब सेकंड केस करते हैं ना तो ये अज्यूम करके करें कि फर्स्ट टाइम ग्रुप रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो तब तक इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट क्यूमुलेट होता गया। तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट 222 आया, ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिर नया 150 है, तो टोटल कॉस्ट 2 वीक का 372 आ गया, जिसको पर वीक करने जाएंगे तो 186 आया। लाइक दिस हम लोग इसको हर पीरियड का निकाले और एवरेज करके देखे। एवरेज क्यों करते हैं, बिकॉज हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, अदरवाइज ये टोटल कॉस्ट देखो ये फर्स्ट पीरियड का है, ये 2 पीरियड का है, 3 पीरियड का है, 4 का है, ये 5 का है, तो टोटल कॉस्ट पर पीरियड आपका आएगा इस तरीके से एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट आपका जहाँ पे मिनिमम है वही ऑप्टिमम है, तो आंसर है सेकेंड पीरियड, क्योंकि सेकेंड पीरियड में मिनिमम दिख रहा है, करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या वर्किंग किया हूँ। अब ये आप सोचेंगे कि मैं पूरा बेस से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। डोंट डू रॉन्ग एक्सपेक्टेशन विथ मी। मैं आपको बस किया हुआ को एक लाइन ऑफ थॉट दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं आया हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत बच्चे सोचते हैं अरे फटाफट पढ़ा दिया, आपको समझाया ही नहीं। अरे समझाने का क्या, किया हुआ है क्लास में, जिसको आता है वो कर पाएगा। मैं एक बस डायरेक्शन दे रहा हूँ, है ना। जो एकदम जीरो पे खड़ा वो थोड़ी ना कर पाएगा इस वीडियो से, उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं बेस से एकदम पूरा बिना क्लासेस के। जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए ये क्लासेस नहीं है। फिर आपको रिवीजन क्लास में देखो थोड़ा आइडिया मिल जाए, उसके ऊपर उससे भी ना हो तो फिर मेन क्लास लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने समझाने का कोशिश किया। ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, वन ऑफ द प्रीमियम क्वेश्चन आ गया है। तो आप सोचेंगे कि हम सारा प्रैक्टिकल के भरोसे चल जाएं, तो वो होता नहीं है। तो कई बार आपका कोई मिस्टेक होने का संभावना होता है, और ये वन ऑफ द प्रीमियम क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, जो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसमें क्या है, आपको फिर से रिमाइंड कर दें, पहले बोला है नंबर ऑफ ट्यूब्स टू बी रिप्लेस एवरी पीरियड। अभी ये क्लिक ही नहीं करता इसमें क्या करना है। एवरी पीरियड मतलब एवरेज फेलियर पर पीरियड निकालना है। एवरेज फेलियर पर पीरियड निकालना मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स लेकर आपको इस तरीके से अपना पहले एक्सपेक्टेड फेलियर्स पर पीरियड निकालना है। बेसिकली ये क्या निकला है, 2.9 इज द एवरेज पीरियड पर फेलियर। तो एक पीरियड में कितना फेलियर होगा वो निकालना पड़ेगा। फिर 100 में क्या होगा, 1000 में क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फेलियर्स आएगा, वो नंबर ऑफ फेलियर्स मतलब ब्रेकडाउन है। फिर वहाँ से ब्रेकडाउन का कॉस्ट निकलेगा। फिर आपको बोला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बताओ, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी, तो उसका पूरा टेबल बना के होगा। अब पूछ रहे एडवाइस करो विच इज़ इकोनॉमिकल। तो अगर हम एडवाइस करें तो पार्ट 2 में ब्रेकडाउन में 2,07,000 लग रहा है, और अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करें सारा हर 2 पीरियड के एंड में तो 186 लग रहा है। तो 186 इज चीपर। तो पार्ट 4 का आंसर क्या होगा, आपका फेलियर कॉस्ट, या बोल सकते हैं ब्रेकडाउन पॉलिसी से जाएंगे। ब्रेकडाउन कॉस्ट आ रहा है 2,07,000, और अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पॉलिसी से जाएंगे जो एवरी सेकेंड पीरियड होगा, तो उसमें जो मिनिमम कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 186। तो इन दोनों में बेटर कौन सा है, देयरफॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट
इज बेस्ट। हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये सब नहीं किए होते तो आप सिर्फ क्या करके आते पता है, आप डेटा देखते तो आप सिर्फ ये वाला करके आते और 186 इज बेस्ट और सेकंड पीरियड इज बेस्ट वही करके आते तो पूरा मार्क्स नहीं मिलता आपको, समझ गए। तो ये सम का ना एक सिमिलर क्वेश्चन आपके मैट में भी दिया हुआ है, तो अच्छे से वहाँ से रेफर करके एक बार और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपका अगेन पर्ट। पर्ट लिखा है बट एक्चुअली हाँ पर्ट ही, कई बार क्योंकि एक बार आया था पर्ट लिखा था बट पर्ट का कोई डेटा ही नहीं। खैर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसेस द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर ईच एक्टिविटी, फिर बोल रहा है पर्ट डायग्राम बनाओ और सारे पाथ्स बताओ, क्रिटिकल पाथ बताओ, ड्यूरेशन बताओ, फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट बताओ। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, TO प्लस 4TM प्लस TP बाई 6। तो ये मैंने ना कर लिया, यहाँ पे TO और 4TM प्लस TP बाई 6 किया तो हर एक्टिविटी का आ गया। तो मैंने यहीं पे एक बार कर लिया, आप इसको सजा के अपने नोट्स में जब करोगे तो सारे कॉलम्स बनाओगे, एक्टिविटी का कॉलम TO TP TM फिर 4TM या TM इंटू 4 का ही डायरेक्ट कॉलम बना लोगे, TM का कॉलम नहीं बना के 4TM का ही कॉलम बना लो आप, और फिर TE इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख कर फिर सारा TE का आंसर निकालोगे। हर TE का वर्किंग दिखाने का दरकार नहीं है बट ऊपर में फॉर्मूला लिख देना तो आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इन वीक्स मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट बोल रहा है नेटवर्क डायग्राम बनाओ, तो नेटवर्क डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंस रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, सिर्फ नंबर वाला दिया हो तो ईजी होता है। प्रेसिडेंस दिया होता है तो प्रेसिडेंस से भी चेक करते हैं फिर नंबर वाला को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन में 1 2 है 1 3 है, पहले रफली बना लेना चाहिए। 1 2 है, 1 है, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है डाल दो, 3 से 4 जा रहा है डाल दो, 4 से 5 जा रहा है डाल दो, 3 से 5 जा रहा है तो ऐसे डाल दो, ऐसे भी डाल दो। 5 को थोड़ा नीचे करोगे तो सीधा लाइन आ जाएगा। तो आपको एक रफ में मिल गया, फिर आप फेयर करो, फिर बड़ा कर दो। इस तरह से मैंने बड़ा नेटवर्क डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो रहा है। मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन पे कम फोकस कर रहा हूँ बट एग्जाम में आपको प्रॉपर कॉलम्स बना बना के करने हैं। पार्ट 1 का सीधा खाली TE नहीं निकालना है, पार्ट 1 का एक्टिविटी का नाम लिखना है, TO लिखना है, TP लिखना है, 4TM लिखना है, फिर TE निकालना है। पार्ट 2 में नेटवर्क डायग्राम पहले रफली बना के फिर प्रॉपरली बड़ा करना है। पेंसिल से बनाना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। फिर ड्यूरेशन जो है यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में जो TE वाला है वही बैठाते हैं, तो वो मैंने बैठा दिया ऑलरेडी। 1 2 का 8, 1 3 का 22 ऐसा करके आप देख पा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं सारा पाथ्स आप दिखा दो, तो सारा पाथ्स हम लोग को दिख ही रहा है। क्या क्या पाथ्स हैं यहाँ पर बताओ, क्या क्या पाथ्स दिख रहा है। 1 2 4 5 दिख रहा है। फिर आपको उसका ड्यूरेशन भी निकाल लो आप, क्या ड्यूरेशन आ रहा है, 28 और 10 38 आ रहे हैं। फिर क्या पाता है, 1 3 4 5 दिख रहा है। 1 3 4 5 में 22 8 30 और 10 40 है। फिर 1 3 5 दिख रहा है। 1 3 5 में क्या है, 22 और 20 42 है। 22 और 20 42 है, ओके। So out of this which is critical, it is very easy to understand. The longest one is critical. तो critical path is the longest path which is 135. तो identify the critical path and its duration. Answer is 42. क्या बोलोगे, 135 and duration is 42. तो उसको हम लोग शेड भी कर देते हैं यहाँ पे 135। आप इसको करने के लिए सिंस यहाँ पे फ्लोट निकालना है तो EL के हिसाब से भी देख सकते हो, तो EL निकालता हूँ। E का वैल्यू 0 लेके स्टार्ट हुआ 1 से, 1 के बाद 2 में जाऊँगा, 2 में 0 प्लस 8 से 8 आएगा, 2 के बाद 3 में आऊँगा, 0 प्लस 22 से 22 आएगा, 3 के बाद 4 पे जाऊँगा। 4 पे जाने का 2 रास्ता है तो जो लॉन्गेस्ट है वो लेंगे। ऊपर से 28 आ रहा है, इधर से 30 आ रहा है तो 22 प्लस 8 30 लेंगे। 5 पे आने का 2 रास्ता है, जो लॉन्गेस्ट है वो लेंगे। तो इधर से आ रहा है 30 प्लस 10 40 और इधर से आ रहा है 22 प्लस 20 करके 42, तो 42 लेंगे। फिर आपको इसी को ही कॉपी करके L बनाना है। इसको रिवर्स करके 42 माइनस 10 करेंगे तो 5 से 4 पे जाएंगे तो ये आ रहा है 32। 4 से 3 पे आएंगे, 3 पे आने का 2 रास्ता है तो जो शॉर्टेस्ट है वो लेंगे। तो शॉर्टेस्ट में 22 आ रहा है, 5 से जब 3 पे आ रहे हैं, 4 से जब 3 पे आ रहे हैं तो 32 माइनस 8 से 24 आ रहा है तो शॉर्टेस्ट वाला लेंगे। 2 से 32 माइनस 20 से आ रहा है 12।
और 1 पे तो 0 आना ही है, इसमें दिमाग लगाने का दरकार ही नहीं है। तो ई और एल जहाँ पे इक्वल अगर आप देखोगे तो 1 से 3 पे इक्वल है, 3 से 4 पे इक्वल नहीं है, तो 3 से 5 पे इक्वल है, तो शेड करने से पता चलेगा यही क्रिटिकल पाथ है। तो 135 क्रिटिकल पाथ है, ड्यूरेशन उसका 42 वीक्स है। अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट भी बता दो इन एक्टिविटीज़ में। तो उसके लिए आपको फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल में और कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे, उसमें फिर TO TP TM नहीं लिखना है। आप कैसा टेबल बनाएंगे मैं बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इधर में ना हम लोगों को थोड़ा सा ना रिवीजन का लगता है, प्रैक्टिस का ज़रूरत लगता है, इसलिए क्योंकि ये ना किए बिना होता ही नहीं है। मतलब बाकी चीज़ फिर भी देख के हो सकता है, ये किए बिना नहीं होता। तो एक्टिविटी TE लिखा, उसके बाद और कॉलम बना लिया, वो है जैसे E का EST, L का LFT, फिर EFT आएगा, फिर LST आएगा। सो एक्टिविटी में है 1 2 1 3 2 4, फिर है 3 4, फिर है 4 5 और 3 5। फिर TE क्या है 8 22 20 8 10 20। फिर EST कैसे देखते हैं, आपको मैंने बताया था एक तरीका कि यहाँ पे लिख लो टेल और यहाँ पे लिख लो हेड। तो EST में आप हमेशा चेक करोगे टेल, कहाँ पे चेक करोगे, टेल, टेल से शुरू होता है, तो 1, तो 1 का EST 0 ही होना है, 0 ही होना है। 2 पे EST क्या है, EST मतलब ऊपर वाला, गोला में ऊपर वाला वैल्यू, तो 2 पे 8 है। 3 पे क्या है, 3 पे देखिए 22 है। 4 पे क्या दिख रहा है, 4 पे 30 दिख रहा है। 5, फिर 3 5 है तो 3 वाला 22 है। फिर LFT मतलब आपको चेक करना होता है हेड, हेड पे जाके एंड होता है, चेक करना हेड, तो ये हेड है, हेड 1 2 का हेड है 2, तो 2 का L देखना है, 2 का L है 12, 2 का L है 12, 3 का L देखना है, L है 22, 3 का L है 22, फिर 4 का L है, 4 का L है 32, फिर 5 का L देखना है विच इज़ 42। ठीक है, तो चेक हेड इवेंट, यहाँ पे चेक टेल इवेंट। नेक्स्ट EFT कैसे आता है, EFT आता है EST प्लस ड्यूरेशन करके, तो ड्यूरेशन इज दिस T, तो ये आ रहा है EST प्लस D करोगे तो 8 22 28 30 40 42। फिर LST कैसे आता है, LST आता है LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन, तो LFT में से ड्यूरेशन हटा दें अगर, तो 12 में से 8 गया 4, 22 में से 22 गया 0, 32 में से 20 गया 12, 32 में से 8 गया 24, 42 में से 10 गया 32, 42 में से 20 गया 22। अब इसके बाद टोटल फ्लोट निकालना है। टोटल फ्लोट होता है चेंज इन स्टार्ट टाइम या चेंज इन फिनिश टाइम। तो आप क्या तो दोनों स्टार्ट टाइम का डिफरेंस लीजिए या फिर दोनों फिनिश टाइम का डिफरेंस लीजिए। तो मान लो आसपास होता है ना, ये इसका ही ले लेता हूँ, तो ये 4, ये 0, ये 4, फिर 2, फिर 2 और ये 0। तो 1 3 3 5 बिंग क्रिटिकल, उसमें 0 ही आना है ना। फिर फ्री फ्लोट में क्या होता है, फ्री फ्लोट के लिए आपको एक और वर्किंग करना पड़ेगा, स्लैक ऑफ हेड इवेंट। स्लैक ऑफ हेड इवेंट मतलब हेड इवेंट ये रहा 2 3, ये सब हेड इवेंट है, इसका स्लैक निकालना है, मतलब L माइनस ई करना है, तो 2 का L माइनस ई करना है। तो 2 का L माइनस ई मतलब नीचे में जो L है ऊपर में ही है उसको माइनस करो, 12 माइनस 8 कर रहे 4 आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है, 3 क्रिटिकल था तो 0 आएगा। 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे 32 माइनस 30 करके 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। फिर फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट में कैसे आएगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। तो टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट करोगे तो इट विल गिव अस फ्री फ्लोट। तो टोटल फ्लोट है 4 माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट 0 0, ये आ रहा 2, ये आ रहा 0, ये आ रहा 2, ये आ रहा 0। तो क्रिटिकल में हमेशा कोई भी तरह का फ्लोट या स्लैक 0 ही आता है, बट यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी कम था, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। तो एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे टेबल बना के ये वाला पार्ट 4 होगा, दिस इज़ पार्ट 4।
एग्ज़ाम में ना ठीक से पार्ट नंबर प्रॉपरली लिखना है, बीच में ठीक से क्वेश्चन नंबर लिखना है। बहुत बार क्वेश्चन नंबर लिखना आप लोग हड़बड़ में छोड़ देते हो, साइड में नहीं लिखना है, बीच में लिखना है। ये साइड में लिखना रॉन्ग है। एग्ज़ाम हॉल में पार्ट 4 ऐसे बीच में लिखोगे और क्वेश्चन नंबर भी लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5B पार्ट 4 ऐसे, ठीक है, प्रॉपरली बीच में लिखोगे। और इनफैक्ट ऐसे लिखोगे, आंसर टू क्वेश्चन बी 5B पार्ट 4, ऐसे लिखना है, क्वेश्चन 5B पार्ट 4। प्रॉपर नंबरिंग लिखना है, नहीं तो क्या होगा, चेकिंग करने वाला भूल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का है कि सेकंड पार्ट का है, खोजने लगेगा क्या है पता नहीं। और एक ही टेबल में अगर कर दोगे तो फिर क्या पता उसका स्किप हो जाए, कि वो फर्स्ट में आपका टी का मार्क्स दे दिया बट फोर्थ में जाके देखा कोई पार्ट है ही नहीं, एक ही में आपने कर दिया है, तो नंबर काट लेंगे। ये भी ऐसा हो सकता है। तो टू बी वेरी केयरफुल इन योर प्रेजेंटेशन, जिस पे मैं भी उतना फोकस अभी यहाँ पे डिस्कशन में नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बता दे रहा हूँ मुँह से, ठीक है। तो जैसे ये करेंगे तो पार्ट 1 में एक टेबल बना के करेंगे, पार्ट 2 का आप नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो तो हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन 5B पार्ट 2, फिर हेडिंग दे देंगे नेटवर्क डायग्राम, फिर उसमें बोला पाथ्स दिखाओ तो नीचे में पाथ्स जो है वो भी लिख देंगे। फिर क्रिटिकल पाथ के लिए हेडिंग देंगे पार्ट 3 क्रिटिकल पाथ इज दिस एंड ड्यूरेशन इज दिस। फिर पार्ट 4 में आएंगे, पूरा टेबल बनाएंगे, तब सम सॉल्व माना जाएगा ना। देखने वाले को एकदम फ्लूइडली दिखना चाहिए कि अच्छा ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। कोई कारण से कभी कोई पार्ट 2 3 कंबाइन करना पड़ता है तो क्लियरली मेंशन करेंगे पार्ट 2 एंड 3 कंबाइंड, तो उसको चेक करने के लिए ध्यान रहेगा कि मेरे को पार्ट 2 3 मिला के चेक करना है। तो चेक करने वालों के लिए ईजी बनाना है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब 6 7 8 मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसएम का अलग से वीडियो डालेंगे एसएम के सर। तो अभी ओएम पे बात हो गई, ओएम आपको पूरा समझ में आ गया है ना। और अब आप एक बार इसको फिर सुनना चाहते हो फिर सुन लो, या इससे कुछ अलार्म बजा कि क्या क्या और पढ़ना है तो वो पढ़ना शुरू कर दो। और पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, पूरा 3 घंटा बैठ के। जैसे अभी यहाँ पे ओएम का किए हैं बट एसएम का नहीं किया, थ्योरी का नहीं किया एग्जाम्पल के लिए, तो वो भी पूरा करना है लिख के, तो उसकी ग्रिप आपको मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में। नहीं तो ओएम ऐसे इजी है बट आपको लगने लगेगा कि ओएम भी मेरे से हुआ नहीं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। और दूसरा, कोई ऐसा रूल नहीं बनाना है कि हर बार असाइनमेंट ही आ रहा है तो इसलिए बाकी सब छोड़ दो, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते हैं और वो सब इतना सारा जो हम लोग है ना ऑब्जर्वेशन टाइम लेकर कैलकुलेशन जो जो करते थे वो सब नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचना। कभी भी कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। तो इसलिए एक ही टर्म का पेपर या 2 टर्म का पेपर इनफ नहीं है, आपको पूरा कम से कम 4 टर्म का पेपर तो देखो, जितना हो सके कम से कम पीछे जाके 4 टर्म का पेपर देखो। और देखो मतलब खाली क्वेश्चन पेपर देखो से नहीं, सॉल्व करो, जैसे अभी बैठ के सॉल्व किया, राइट। गलत होता होने दो, सॉल्यूशन से फिर देखो क्या सही कर सकते हो, कहाँ गलती कर रहे हो। अगर अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो गलती होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो गलती कम हो जाएगा, राइट। तो एनीवे, अभी एक बार के लिए यहीं रुकते हैं और फिर मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।